नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए तर्पण उपन्यास का चौथा अध्याय। लेखिका सुधा मूर्ति। इसके पहले के अध्याय और सुधा मूर्ति जी के अन्य उपन्यास आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ऐसे घर में अगर शांता होती तो क्या होता? वह तो दहक जाती, चिंगारी की तरह चिटक जाती। उसके लिए तो बाहर की दुनिया ही असली दुनिया है। वह घर में तो बैठ ही नहीं सकती। कहाँ क्या अच्छा मिलता है, कहाँ सेल लगा है, कहाँ किसको ले जाना उचित है, यह सब वह अच्छी तरह जानती है। और स्टॉक मार्केट में कूदने के बाद वह शायद रसोई में गई ही नहीं। घर वाले भी उससे खाना बनाने की उम्मीद नहीं रखते। उनका लाडला बेटा रवि कहता, मम्मी आप घर के कामों के लिए टाइम बर्बाद मत करो, किसी को रख लो, योर टाइम इज प्रेशियस। उससे इतनी बातें करने की हिम्मत कोई कर सकता है तो सिर्फ रवि। आखिर राम प्रसाद अवस्थी जी के किराएदार बन ही गए। उससे भी ज़्यादा वे उनके घर के सदस्य जैसे बन गए। शाम को चबूतरे पर बैठकर घंटों गप्पे लड़ाते। जिंदगी का यह हिस्सा दिल्ली में देखने को तो कभी नहीं मिलता। वहाँ लोगों के पास खाने का टाइम नहीं है तो भला बात कौन करेगा। एक शाम अवस्थी जी बोले, देखिए जी, हमारा एक छोटा भाई है दिनेश। हम दोनों बातें करने बैठ जाते हैं तो दिन कब रात में ढल जाता है पता ही नहीं चलता। बातें चलती रहती हैं। घर की औरतें चाय बनाकर थक जाती हैं। आखिर वे स्टॉप, चाय पत्ती, दूध वगैरह चौपाल पर रखकर सो जाती हैं और हम लोग चाय बनाकर फिर बातों में लग जाते हैं और ठहाका मारकर हंसने लगे। अभी वे कहाँ हैं? दिनेश मुंबई में रहता है। मुझे अकेलापन बहुत खलता है। भरे पूरे घर में पला हूँ। हमारे घर में सभी को मिलाकर 15-20 लोग थे। हम यहीं पास वाले गांव के ठाकुर हैं। अरे हम तो अपनी ही कहे जा रहे हैं, आप अपनी भी तो सुनाइए। हमारी ज़िंदगी आप जैसी नहीं है। रिश्ते नातेदार बहुत कम होते हैं। मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूँ। मेरे माता पिता बहुत कम बोलते हैं। पिताजी का ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ होता रहता था। आप सबको देखकर मुझे महसूस होता है कि मेरे भी भाई बहन होते तो कितना अच्छा होता। कहावत सुनी है, जन्म से तो भाई पर कर्म से न। दोनों एक दूसरे की खाल खींचते रहते हैं। पैसा भाई से भाई को लड़ा देता है, माँ बेटे को अलग कर देता है। इसलिए मैंने दिनेश को बता दिया कि हिसाब के मामले में एक पैसा भी मत छोड़ना, पर किसी को देने की बात आए तो लाखों में देना, कोई बात नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? गुजरात में एक कहावत है, हिशोब पैसा माँ बख्शिश लाख माँ। मतलब यह है कि एक पैसे ही की बात क्यों ना हो, हिसाब ठीक रखना। उसमें दिलदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर कहीं भेंट देने या बख्शीश देने की बात हो तो लाखों में देना, अपनी हैसियत वहाँ दिखाना। आपको कितना कुछ मालूम है, कितने अनुभवी व्यक्ति हैं आप। कायस्थ का कुटुंब कोसों पर। हमारा परिवार ही कुछ ऐसा है। हाँ, आपको बताना ही भूल गया, इस रविवार को मेरी मौसी के पोते का मुंडन है। आप भी हमारे साथ चलिएगा, सभी मिलकर चलेंगे। राम प्रसाद हिचकिचाए, मेरी उनसे जान पहचान नहीं है। अतः तो क्या हुआ, हमारी तो है। हमारे यहाँ ऐसे मौक़ों पर व्यक्तिगत आमंत्रण नहीं दिया जाता। घर में सूचना दे दी जाती तो सभी जा सकते हैं। आप हमारे ही तो हैं, साथ चलेंगे। आपके शहर के आसपास तो देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली स्वयं एक अजूबा है। फिर आगरा है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जाने कितनी जगहें हैं। मैं आपको अपने शहर के आसपास की जगहों को दिखाऊंगा। इस शहर में आपका ठिकाना तो मुश्किल से 6 महीने का है। एक एक करके सब जगह घूम लीजिए। उनका कहना भी सही था। 2-3 दिनों की छुट्टी लेकर वे अब 2 बार दिल्ली हो आए थे। एक नई बात यह है कि रवि अमेरिका से लौट आया है। उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। किरण अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। किरण ने राम प्रसाद को फ़ोन पर बताया, पापा इम्तिहान के समय आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। आपके होने से मुझे डर नहीं लगता और पेपर भी अच्छे होते हैं। अगर मुझे पढ़ाई से छुट्टी मिले तो मैं लखनऊ चली आऊँगी। गर्मी खत्म हो चुकी थी और सावन शुरू हो गया था। बारिश की वजह से रास्ते और भी खराब हो गए थे। राम प्रसाद आखिर अवस्थी जी के साथ उनके गांव चल ही पड़े। लखनऊ में से 1 घंटे का रास्ता था। अगल बगल हरियाली ही हरियाली। खड़ी फसल कितनी सुंदर लग रही थी। मनोरम झील, स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण। गांव पहुंचकर अवस्थी जी एक पतली गली में घर में घुसे। वहीं मुंडन का समारोह चल रहा था। उस गली में जितने लोग थे सभी एक दूसरे के नातेदार ही थे। दिल्ली में तो ऐसे कार्यक्रमों में रास्ते में ही शामियाना लगा देते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ ऐसी तंगी नहीं है। पुराने बड़े मकान होते हैं, घर के सामने ही सारा कार्यक्रम हो जाता है।
इन गलियों को यहाँ के लोग कूचा कहते हैं। घर की मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें, सामने बड़ा सा आंगन, बरामदे में से ही मोटे मोटे काली लकड़ी के खंभे, खंभों पर बारीक कारीगरी, ऊपर की दीवार, ऊपर की तरफ से साफ सटी फट्टियाँ। कितनी अलग दुनिया है यह। दिल्ली में ग्रेटर कैलाश कॉलोनियों की तो दुनिया ही अलग है। अवस्थी जी ने रस भरा वार्तालाप शुरू किया। हमारा घर देखकर निराश तो नहीं हुए? बुजुर्गों का मकान है, सभी पारिवारिक कार्यक्रम इसी घर में किए जाते हैं। इस वास्ते मुंडन का आयोजन भी यहीं किया। हम लोग कार्ड वगैरह नहीं छपवाते, बस जवानी ही निमंत्रण दे देते हैं, घर घर जाकर बुलाते हैं। यह बुलावा ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आज कम से कम 200 लोग तो जरूर आए होंगे। अपने रीति रिवाज दिखाने के लिए ही मैं आपको यहाँ ले आया। अच्छा ही हुआ मैं आपके साथ चला आया, आपके सभी रिश्तेदारों से मिल सका, सबसे मुलाकात हो गई। मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस गांव का एक चक्कर लगा कर आए। अरे साहब, हमारा गांव एक राउंड में ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, इतना छोटा गांव है। आप पहले गर्मा गर्म पूड़ियों का सेवन कीजिए, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सभी पंक्तिवार कुर्सी पर बैठ गए। थाली में गरम गरम पूड़ियाँ, छोले, हलवा वगैरह परोसा गया। फिर अपनों का स्वागत हुआ। राम प्रसाद को लगा जैसे अवस्थी जी की सारे गांव ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश से जान पहचान है। रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, अड़ोस पड़ोस वाले जाने कौन कौन। थोड़ी देर सब्र करने के बाद राम प्रसाद किसी को बताए बिना धीरे से बाहर खिसक गए। उन्हें याद आया कि मुंडन में कुछ उपहार देना पड़ता है। वे तो ऐसे ही खाली हाथ चले आए। सोचा कि चलो यहीं किसी दुकान से कुछ खरीद लेंगे। उन्होंने फाटक के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा यहाँ चांदी की दुकान किधर है? ओ, सुनार की दुकान। आपको बाजार के बीच तक जाना पड़ेगा। वहीं कोसाल क्लिनिक के पास एक दुकान है और दूसरा परमेश्वर वस्त्र भंडार के पास है। इस बुजुर्ग की केवल आधी बातें ही रामप्रसाद की समझ में आई, क्योंकि वह तेज रफ्तार में बोले चले जा रहे थे। वे इस जगह में ही नहीं हैं। जो लैंडमार्क उस व्यक्ति ने बताया उसका क्या फ़ायदा, पहले उनको ही ढूंढना पड़ेगा। इस गांव में एक ही तो मेन रोड है, यही उनका जन्म राजपथ है, वहीं ढूंढने से मिल जाएगा। सोचते हुए वे टहलते टहलते चले गए। इस गांव में एक ही तो मेन रोड है, यही उनका राजपथ है, वहीं ढूंढने से मिल जाएगा। सोचते सोचते टहलते टहलते चले गए। एक छोटी सी दुकान थी जिस पर हाथ से लिखा हुआ बोर्ड टंगा हुआ था। ऊपर लिखा था जय भोले शंकर और नीचे प्रतिभा ज्वेलर्स। शायद इसी दुकान का जिक्र कर रहे थे वो। अंदर कोई दिखाई नहीं पड़ा। राम प्रसाद ने दरवाजे पर दस्तक दी और जवाब का इंतजार करने लगे। इस दुकान पर ना तो कोई शोकेस था ना कोई सजावट। दरवाजे भी पुराने स्टाइल के थे। एक व्यक्ति अंदर सिर झुकाए कुछ काम कर रहा था। दस्तक सुनकर बोला, आइए मास्टर साहब आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? राम प्रसाद ने सोचा कि शायद वे किसी और से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सोचा पता नहीं ये आदमी किसे आवाज़ दे रहा है। राम प्रसाद जहाँ थे वहीं खड़े रहे। दरवाजे की ओर से झांककर उस व्यक्ति ने फिर बुलाया, आइए मास्टर जी, अंदर चले आइए, बैठिए, बस 1 मिनट में काम खत्म करके आ रहा हूँ। राम प्रसाद ने सोचा कि अजनबी को यहाँ के लोग शायद मास्टर कहकर पुकारते हैं। वे अंदर जाकर बैठ गए। अंदर पुराने ज़माने का एक डेस्क था। सामने दरी बिछी हुई थी। दीवार में जड़ी अलमारी के सामने लकड़ी के डिब्बे पर छोटा सा तराजू रखा था। दीवार पर लाल रंग से शुभ लाभ लिखा था और दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना था। बगल की दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी जिसमें बालक श्री कृष्ण मक्खन खा रहे थे। यह सब देखकर राम प्रसाद जैसे किसी पुराने काल में पहुंच गए। धोती पहने वह व्यक्ति बगल वाले कमरे में आया। उसकी उम्र कोई 20-22 साल की होगी। उसने चश्मा पहन रखा था। कुर्ते के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। आते ही वह बोला, मास्टर जी, बेटी का रिश्ता कहीं तय हुआ है या नहीं? किसकी बेटी का? राम प्रसाद ने बहु चढ़ाकर पूछा। चश्मे को ठीक करते हुए राम प्रसाद को घूरकर देखते हुए उसने पूछा, आपकी बेटी मंदाकिनी का। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम कोई अजनबी थोड़े ही हैं। अरे आपको कोई गलतफहमी हो गई। ना मैं मास्टर जी हूँ ना कोई बेटी शादी लायक है। सुनार चकमा खा गया। माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई। आप बिल्कुल शिवशंकर मास्टर जी जैसे ही दिखते हैं, इसलिए धोखा खा गया। उन्हें देखे बहुत दिन हो गए, नासमझी हो गई। पर एक बात बताइए, वे कहीं आपके कुछ लगते तो नहीं? कहीं से भी कोई नाता? यहाँ मेरा कोई नाता रिश्तेदार है ही नहीं। मैं चांदी का गिलास खरीदने आया हूँ, आपके पास हो तो दिखाइए। बिल्कुल है जी, ये लीजिए। वैसे आपका बजट कितना है? 200 तक का दिखाइए। साहब, जितने का बोलोगे उतने का दिखाएंगे। सुनार ने संदूक से एक गठरी निकाली। उसमें 3-4 गिलास थे। सभी को बाहर निकाल कर रखा।
उसी में से एक को चुना। गिलास को पैक करते हुए सुनार ने कनखियों से फिर एक बार गौर से राम प्रसाद को देखा, फिर पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप एकदम मास्टर जी जैसे ही हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ज़्यादा बोलने का मौका ना देते हुए राम प्रसाद उठ खड़े हुए। सुनार टकटकी बांधे उन्हें देखता रहा। राम प्रसाद समारोह वाले घर भी लौट आए। खाने का समय हो चुका था, लोग खाने के लिए जा ही रहे थे। अवस्थी जी की आवाज़ आई, अरे आप कहाँ चले गए थे? जल्दी चलिए, खाना खाकर तुरंत निकलना भी तो है। यहाँ के मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने के लिए कुछ यूँ हो या ना हो, अवस्थी जी की जबान कभी नहीं रुकती, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बूंदी के लड्डू को मोतीचूर भी कहते हैं, यह राम प्रसाद को आज ही पता चला। राम प्रसाद ने बच्चे को उपहार दे दिया। जगह तंग थी और भीड़ ज़्यादा, पसीने से तो जैसे नहा लिया। बच्चे का तो बुरा हाल था, वापस जाने की भी जल्दी थी, इसलिए राम प्रसाद बाहर आकर अवस्थी जी का इंतजार करने लगे। अवस्थी जी को सबसे नमस्ते कहने में ही आधा घंटा लग गया। आखिरकार वे पास पहुंच गए। तभी राम प्रसाद की पीठ पर किसी ने जोर से मारते हुए कहा, शंकर, अब की सब मिलकर बनारस चलेंगे। पीठ की मार अब भी तकलीफ दे रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो धोती पहने, काली टोपी लगाए, पान चबाते हुए, लाल होठों से हंसते हुए एक अजनबी खड़ा था। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं शंकर नहीं हूँ। उनका वाक्य भी पूरा भी नहीं हुआ था कि फिर बोल पड़े, देखो शंकर, ज़्यादा भाव ना दिखाओ, आना हो तो आओ, झूठे बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार मैं नहीं आ सका, उसका गुस्सा अभी भी है क्या? अरे बाबा, मैं शंकर नहीं हूँ। इतने में अवस्थी जी उनके बचाव के लिए आ गए। भाई साहब, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? ये हमारे शहर के SBI के नए मैनेजर हैं, हमारे ही मकान में किराए पर रहते हैं। फिर उन्होंने राम प्रसाद से कहा, साहब बुरा मत मानिए, हमारे लभाया राम को शायद गुटका सिर चढ़ गया है, इसे हिंदुस्तानी संगीत बेहद पसंद है, दिन रात बस सुनता ही रहता है। राम प्रसाद को घूरते हुए लभाया बोला, आप तो बिल्कुल शिवशंकर मास्टर जी जैसे ही दिखते हो, उसी वास्ते आपसे सलीके से बातें की, माफ़ कर दीजिए। लभाया राम प्रसाद को देखता हुआ वहाँ से खिसक गया। कार से लौटते समय राम प्रसाद के दिल में अजीब सी कसमसाहट हो रही थी। वे बोले, अवस्थी जी, मैं आपके इस गांव में पहली बार आ रहा हूँ। 2 जगह पर लोगों ने मुझे मास्टर जी कहकर पुकारा। वे कौन है? कौन जाने कौन है वे? मेरी माँ कहती है कि इस धरती पर हमारे जैसे 7 लोग रहते हैं। अब कहाँ कहाँ होते क्या मालूम। मुझे लगता है कि मेरे सभी डुप्लीकेट अलग अलग शहर में रहते हैं, क्योंकि मेरा अभी तक किसी से सामना नहीं हुआ, और आपका डुप्लीकेट शायद हमारे ही ज़िले में रहता होगा। होली की तैयारियां चल रही थी। लखनऊ में जैसे होली खेलते हैं, उसके सामने दिल्ली की उमंग तो फीकी लगती है। इतनी धूम अब वहाँ नहीं हो रही। यहाँ गली गली में हलचल होती है, लोग सुबह से ही घर से निकल पड़ते हैं। औरतें इतनी गुजियाँ, मिठाई आदि खिलाने से बनाती हैं और खिलाते खिलाते थकती नहीं। जगह जगह गाने चलते रहते हैं। साहब, होली पर आप घर मत जाइए, इस साल त्यौहार यहीं मनाइए। अगर आप हाँ कहें तो मैं फिर कोई टूर प्रोग्राम बनाते हैं। पास वाले गांव में हनुमान जी का एक मंदिर है, लोग उस भगवान को बहुत मानते हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप इस तरफ का पता नहीं कब आए, इसलिए कह रहा हूँ, कल ही चलते हैं। राम प्रसाद को याद आया कि किरण ने भी कई बार इस हनुमान जी का जिक्र किया था। आजकल उसने फ़ोन करना कम कर दिया, इम्तिहान जो नज़दीक आ रहे हैं। कभी कभार शांता फ़ोन पर कह देती है, कैसे हैं आप, इस तरफ कब आ रहे हैं, लड़की वाले पूछ रहे हैं, आपको आने के बाद ही सब कुछ तय करेंगे। राम प्रसाद जानते हैं कि ये सब दिखावे की बात है, लड़की तो पक्की कर ही ली होगी। नहीं, आपके बिना कैसे सेलेक्ट कर लेंगे, रवि भी बहुत बिजी है, वह सिंगापुर गया है। और हाँ, होली पर आते वक्त लखनऊ चिकन की 2 साड़ियाँ लेते आइएगा, एक काले रंग की भारी काश्तकारी पल्लू वाली और दूसरी हल्की जामुनी रंग की। राम प्रसाद को शॉपिंग का अनुभव नहीं था। खरीदारी में ना तो उनकी दिलचस्पी थी, ना अक्सर जाते थे। एक तो बीवी के लिए शॉपिंग करो, ऊपर से ये रंगों का कॉम्बिनेशन। ऑफिस में लेडीज स्टाफ मेंबर्स को पता होगा। अगले दिन राम प्रसाद के पूछने पर एक महिला स्टाफ ने बता दिया, सर आप मेन मार्केट में चिकन कॉर्नर या फिर लखनऊ हैंडीक्राफ्ट्स में पता कीजिए, आपको ये रंग जरूर मिल जाएंगे। अगले दिन ऑफिस से छूटते ही वे सीधे मेन मार्केट गए। वहाँ साड़ियों की बेशुमार दुकानें थीं। एक दुकान में जाकर उन्होंने अपने रंग की साड़ियों के बारे में पूछा। उसी समय एक महाशय ने दुकान में प्रवेश करते हुए कहा, मास्टर साहब नमस्ते, सुबह की गाड़ी से आए, मेरा थैला जरा पकड़े रखिए, मैं पास की दुकान से मक्खन लेकर आता हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगे। वे कुछ कह पाते और वह व्यक्ति थैला थमाकर वहाँ से चल दिया। राम प्रसाद का दिमाग
एकदम दिल्ली के माहौल के अनुरूप सोचने लगा, कहीं इसमें कोई बम वम तो नहीं, क्या पता इस थैले में चोरी का माल हो। लोग ऐसे ही तो नाटक खेलते हैं। राम प्रसाद डर गए। तिरछी नज़र से उन्होंने थैले में झाँक कर देखा। कोई आधा किलो हरी मिर्च, कुछ मसाले और घी का डब्बा था। राम प्रसाद उस आदमी को जानते तो थे नहीं। उन्होंने चुपके से वह थैला कोने में रखा और अपना काम करने लगे। ना चाहते हुए भी बीच बीच में वे पीछे मुड़कर देख रहे थे। थैला वहीं था। खरीदारी खत्म हुई। पैसा देते समय सेल्समैन ने कहा, आपके फ्रेंड ने अभी फ़ोन पर बताया कि वह थैला आप अपने साथ ले जाएं। वे बाद में आकर ले जाएंगे। उन्हें कोई अर्जेंट काम आ पड़ा, इसलिए वे चले गए। राम प्रसाद को समझ में नहीं आया कि उस थैले का क्या किया जाए। ड्राइवर को उसे कार में रखने के लिए कहा। इस घटना के बाद एक बात साफ हो गई कि उन्हीं की तरह दिखने वाला शंकर नाम का कोई आदमी यहीं कहीं आसपास रहता है। एक आदमी धोखा खा सकता है, पर तीन तीन नहीं। ड्राइवर को वह थैले देते हुए बोले, इसे तुम घर ले जाओ, हो सके तो ढूंढकर उन्हें घर पहुंचा देना।